नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत की भूमिका इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने शीत युद्ध की चर्चा की थी और आपको ये बताने का प्रयास किया था कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने इस प्रकार का मोड़ लिया कि पूरी दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई। एक जो खेमा था वो अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका की तरफ बढ़ चुका था और आधी दुनिया का जो हिस्सा था वो सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी विचारधारा वाला बन चुका था। तो इस प्रकार से यह अपेक्षा की जा रही थी कि अब पूरी दुनिया दो भागों में विभाजित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उन देशों के लिए एक प्रश्न उपस्थित हुआ जो अभी अभी स्वाधीनता प्राप्त करने वाले थे। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश जो कि पहले तो उपनिवेशवाद के कारण अपने मातृ देशों की विदेश नीति को ही अपनाने के लिए विवश थे, किंतु अब उनमें सफल स्वाधीनता आंदोलनों के पश्चात, जैसे कि भारत को 1947 में हम जानते हैं कि स्वाधीनता प्राप्त हो गई। भारत और इसके साथ ही एक एक करके अनेक देशों ने स्वतंत्रता अर्जित की। उनके सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या उपनिवेशवाद के एक दौर से निकल करके अब वो फिर से नए प्रकार की गुलामी में जाएं या कि वो किसी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करें। उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या विदेश नीति के क्षेत्र में भी स्वतंत्रता होगा या कि वो केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रहेंगे? क्या वो स्वतंत्र विदेश नीति का अनुकरण कर पाएंगे? क्या वो अमेरिका और सोवियत संघ उनकी ही नीतियों का अनुसरण करते रहेंगे? उनकी वैश्विक हैसियत क्या होगी? इन सब प्रश्नों पर विचार करने के लिए जो तीसरी दुनिया के विकासशील देश थे, इनमें से कुछ बड़े देश सामने आए और उनमें भारत की जो भूमिका है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। तो मुख्यतः जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसका उदय शीत युद्ध के पृष्ठभूमि में ही हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं कि यदि शीत युद्ध नहीं होता तो संभवतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय भी नहीं होता और उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। भारत जो है वो उसका एक अहिंसात्मक स्वाधीनता संग्राम की एक पृष्ठभूमि थी और वैश्विक मैत्री, उपनिवेशवाद का विरोध, अपने ही जैसे दूसरे राष्ट्रों के स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन, मानवीय अधिकारों में विश्वास, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुसार सभी देशों के बीच में बराबरी का समान दर्जा, ये जो भारत के मूल्य थे और साथ ही एक बड़ा भौगोलिक आकार और एक बड़ी अर्थव्यवस्था, इन सब ने मिलकर के, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो स्वयं नेहरू के व्यक्तित्व की भूमिका थी। नेहरू अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में आगे आना चाहते थे, एक नेतृत्व की उनकी अभिलाषा थी और इन सब बातों ने भारत को नेहरू के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए राह प्रशस्त करने का एक माध्यम प्रदान किया। तो भारत के साथ ही जो दूसरे देश जुड़े हुए थे, जिनमें युगोस्लाविया के जो प्रमुख हैं टीटो, मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो अब्दुल नासिर, घाना, इंडोनेशिया के जो हैं वो सुकर्णो, इस प्रकार से घाना, इंडोनेशिया, मिस्र, भारत, युगोस्लाविया, इन सब देशों ने मिलकर के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए बहुत सारी वार्ताओं के दौर के बाद इसको एक रूप प्रदान किया। यहाँ हम देख सकते हैं, यदि हम इस टाइमलाइन की बात करें तो 1947 में सबसे पहले जो है वो एशियाई संबंध सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इस एशियाई संबंध सम्मेलन में इस बात पर विचार किया गया कि इंडोनेशिया का भविष्य क्या होगा, अर्थात एशिया के स्वतंत्र देशों की क्या स्थिति रहेगी, नव स्वाधीन देश किस प्रकार की अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो एक मोटे तौर पर
इस प्रकार की एक भूमिका बनने लगी थी नेहरू के नेतृत्व में कि किस प्रकार से एशियाई देश अपने यूरोपीय आकाओं की अभिलाषाओं से मुक्त रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेंगे। 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलते हुए भारत के जो विदेश मंत्री थे वी के मेनन, उन्होंने सबसे पहले गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया यूनाइटेड नेशंस में भारत की विदेश नीति के संदर्भ में। यद्यपि गुटनिरपेक्ष आंदोलन यह नाम जो बहुत बाद में अस्तित्व में आया था, किंतु 1953 में ही गुटनिरपेक्षता की चर्चा वी के मेनन ने भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में की थी। 1954 में भारत और चीन के मध्य एक समझौता हुआ, सिनो इंडियन ट्रीटी कहते हैं, और उसका संक्षेप में उसका नाम है पंचशील समझौता। ये जो पंचशील समझौता है, इस पंचशील समझौते को तिब्बत के संदर्भ में भारत और चीन के बीच में किया गया था, और यह माना गया कि भारत और चीन दो अच्छे पड़ोसियों की भांति अपने संबंधों का निर्वहन करेंगे। और पंचशील का जो शब्द है वो मुख्यतः बौद्ध धर्म से निकला है। बौद्ध धर्म का उदय भारत में हुआ और उसका विस्तार चीन में हुआ। तो चीन के जो शासक थे चाउ एन लाई, उन्होंने और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने इस संबंधों के 5 सूत्रों का उस समय जो है वो प्रचलन किया, और उन्होंने ये इस संदर्भ में ये बात की पंचशील के संदर्भ में कि ये दोनों ही देश एक तो क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। पंचशील की जो पहली बात थी वो थी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना। दूसरा था, क्योंकि क्षेत्रीय अखंडता है उससे जुड़ी हुई थी जो चीज थी वो थी अनाक्रमण। जो तीसरी चीज है वो है अहस्तक्षेप, यानी कि दोनों ही देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर किसी विवाद के बारे में आक्रमण नहीं करेंगे, युद्ध के बारे में नहीं सोचेंगे, और समानता और सहयोग अपने द्विपक्षीय संबंधों में समानता और सहयोग के आधार पर ही अपने संबंधों का निर्वहन करेंगे। और जो अंतिम है वो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये जो पंचशील के 5 सिद्धांत थे, इन सिद्धांतों ने भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों के निर्वहन का मार्ग प्रशस्त किया। किंतु यदि हम व्यापक रूप में देखें तो यही वो 5 सिद्धांत थे जो कि तीसरी दुनिया के सभी देशों की अभिलाषा भी थी। तीसरी दुनिया के जो देश थे वो कमजोर थे, अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, गरीब थे, उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वे अपने बूते पर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकें। अब यदि इन पंचशील के इन 5 सिद्धांतों को सभी देश अपना लेंगे तो यह तीसरी दुनिया के देशों के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकें और आपसी सहयोग के आधार पर विकास कर सकें। इस प्रकार से ये लुभावना सिद्धांत था पंचशील का सिद्धांत, और आगे जाकर के यही पंचशील का सिद्धांत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आधार भी बना। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि भारत ने इस पंचशील के सिद्धांत को गुटनिरपेक्षता के आधार के रूप में आगे प्रचलित किया। 1955 में इसी सिद्धांत को बांडुंग सम्मेलन में स्वीकार किया गया। जो बांडुंग सम्मेलन है, बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया के नगर बांडुंग में हुआ था 1955 में, और इस बांडुंग सम्मेलन में तीसरी दुनिया के 29 देशों ने भाग लिया था। और 1955 में यह इस बात पर विचार किया गया कि कैसे तीसरी दुनिया के ये जो देश हैं ये आपसी व्यवहार तय करेंगे।
पंचशील का आधार 1954 में मिल चुका था और 1955 में इन देशों ने फिर से 5 पंचशील के सिद्धांत और 5 उसमें अन्य सिद्धांतों को जोड़ करके, जिनमें रंग भेद, निशस्त्रीकरण, इस प्रकार की अनेक बातों को, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलनों को समर्थन देना जैसी बातें भी जोड़ करके पंचशील को विस्तार दिया। तो बांडुंग सम्मेलन जो है वो एक पूर्व पीठिका बन गई गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए। और इस बांडुंग सम्मेलन के नेता भी वही थे, नेहरू, नासिर, टीटो, जो है घाना के जो राष्ट्रपति है वो क्वेन नक्रुम्ह, और मिस्र के नासिर, सुकर्णो इंडोनेशिया के, इन सब ने मिलकर के बांडुंग सम्मेलन को एक सफल सम्मेलन रूप में परिचित जो है वो परिवर्तित किया। 1956 में बांडुंग सम्मेलन 1956 में बांडुंग सम्मेलन के आधार पर ही इंडोनेशिया के ही एक जो द्वीप है, ब्रिजुनी द्वीप, उस ब्रिजुनी द्वीप में भावी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका को तैयार करने के लिए नेहरू, नासिर, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, और युगोस्लाविया के टीटो, और इंडोनेशिया के सुकर्ण तो थे ही, नेहरू, नासिर और टीटो जो ये है ब्रिजनी द्वीप में मिले, और उन्होंने ये तय किया कि जो भावी संगठन होगा तीसरी दुनिया के देशों का गुटनिरपेक्ष संगठन, वो कैसा होगा, ये भूमिका इसमें तय हो गई, जिसमें हम देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नेहरू की मुख्य भूमिका थी। और 1961 में युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 25 देशों ने भाग लिया और विधिवत रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसलिए 1961 में ही ये मानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अब यहाँ से हम यदि हम इस टाइमलाइन की चर्चा करें तो हम देखेंगे कि 1947 से लेकर के और 1961 तक की सभी घटनाओं में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यहाँ हम ये भी देखें कि 1950 में जो कोरिया युद्ध लड़ा गया था उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में, उस समय संयुक्त रूप से नेहरू और टीटो ने, युगोस्लाविया और भारत ने ये एक संयुक्त बयान दिया कि हम इस कोरिया युद्ध में किसी भी पक्ष का साथ नहीं देंगे और हम पूरी तरह से गुट निरपेक्ष रहेंगे, हमें गुटों की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। तो उस समय जो घटनाएं घटित हो रही थी, उस समय भी इनकी गुटनिरपेक्षता की छवि जो है वो सामने आई थी। अब 1961 से बाद का जो डेवलपमेंट है भारत के संदर्भ में यदि हम चर्चा करेंगे तो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। 1954 में हम देख रहे हैं कि भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हो चुका था और जिसमें अनाक्रमण की बात कही गई थी। और चीन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि चीन ने इस पंचशील समझौते का पूरी तरह से उसको धता बताते हुए, इसकी उपेक्षा करते हुए भारत पर आक्रमण कर दिया। चीन जो है वो एशिया की महाशक्ति बनना चाहता था और भारत का जो पड़ोसी देश था पाकिस्तान, इस पाकिस्तान को अपने साथ लेकर के चीन, अमेरिका, यूएस, चाइना और पाकिस्तान, इनकी धुरी बन गई इस इंडो चाइना वॉर के दौरान। और हम देखते हैं कि जब भारत चीन युद्ध होता है उस समय चीन का दबदबा इतना बढ़ गया कि भारत का पक्ष लेने के लिए और चीन की भर्त्सना करने वाले देश भारत को नहीं मिले। और ऐसे में नेहरू की गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में जो छवि थी वो धूमिल हो गई। नेहरू उस नेतृत्व का निर्वहन नहीं कर पाए जो प्रारंभ में उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को दिया था। इस भारत चीन युद्ध के बाद में 1965 और 1971 के दो भारत पाकिस्तान युद्ध होते हैं
1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें चीन और अमेरिका ने सीधे सीधे जो पाकिस्तान की सहायता की थी। और इस तरह से भारत और पाकिस्तान, जो कि दोनों ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभिक देश थे, इन दोनों ने गुटनिरपेक्षता की जो मूलभूत अवधारणा है उसका उल्लंघन पाकिस्तान ने कर ही दिया था। पाकिस्तान जो है वो सेंटो का सदस्य बन गया और वो अमेरिका के सैनिक गुट का सदस्य बन गया। जब अमेरिका और चीन का समर्थन पाकिस्तान को मिला, तो भारत को अपने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये आवश्यक हो गया कि वो सोवियत संघ की ओर रुख करे। और यही भारत ने खुल करके 1971 के युद्ध में किया। 1971 में भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में कूदना पड़ा, क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां पर मानवाधिकारों की समस्या इतनी अधिक हो गई थी कि उसके कारण पूर्वी पाकिस्तान से भारत की तरफ नागरिकों का इनफिल्ट्रेशन या जो अवैध जो आगमन है वो आ गया और भारत में शरणार्थियों की एक गहरी समस्या उत्पन्न हो गई। तो मानवाधिकार के मामले को लेकर के शरणार्थियों की अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझने के कारण भारत को ये निर्णय लेना पड़ा कि वो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मुक्त युद्ध चलाए। यहाँ भी भारत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में बहुत किरकिरी हुई। ये कहा गया कि भारत अपने पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान का एक आंतरिक मामला है और भारत को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साथ ही भारत की जो एक छवि थी गुटनिरपेक्षता की, वो भी इसलिए भी आहत हुई कि भारत दक्षिण एशिया में एक 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 बड़ा देश है। और इस दक्षिण एशिया में यदि देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे जो देश हैं, वो उन छोटे देशों के संदर्भ में, यहाँ पर ये भूटान है, इन छोटे देशों के संदर्भ में भारत की जो भूमिका है वो एक बिग ब्रदर जैसी नहीं है, वरन अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाली है। गुटनिरपेक्षता के संदर्भ में भारत की जो छवि है वो फिर यहाँ पे धूमिल होती है। और उसका जो खामियाजा है वो ये रहा कि प्रारंभ में भारत ने गुटनिरपेक्षता के बारे में जो एक लार्जर देन लाइफ वाली छवि जो अख्तियार की थी, वो इन युद्धों के संदर्भ में भारत की लगातार छवि धूमिल होती रही। 62 से लेकर के और 72 और 82 तक का ये जो 20 वर्ष का जो कालखंड था, इस कालखंड में भारत अपनी आंतरिक राजनीति में भी आंतरिक समस्याओं से जूझता रहा। हम जानते हैं कि पंडित नेहरू की 1964 में मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद में लाल बहादुर शास्त्री, फिर उनकी भी हत्या हो गई थी भारत पाकिस्तान के ताशकंद समझौते के समय। और उसके बाद में भारत की आंतरिक राजनीति में इंदिरा गांधी का प्रवेश होता है। इस प्रकार से भारत जो है वो आंतरिक समस्याओं से जूझता रहा। 1975 में इमरजेंसी लगी। इन सब कारणों से गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका प्रभावशाली नहीं रह पाई, यद्यपि वो लगातार गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के शिखर सम्मेलनों में भाग लेता रहा। 1983 में जो 7वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था, वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये शिखर सम्मेलन भी इसलिए नई दिल्ली में आयोजित हो सका क्योंकि 1982 में इराक की राजधानी बगदाद में यह सम्मेलन आयोजित होने वाला था, किंतु इराक और ईरान में युद्ध चल रहा था, उस कारण वहां ये नहीं हो पाया और इसको भारत को इसकी मेजबानी दी गई। किंतु यहाँ इस सम्मेलन को भी असफल नहीं तो सफल भी नहीं कहा जा सकता और गुटनिरपेक्ष देशों के नेतृत्व के संदर्भ में भारत की कोई इस प्रकार की भूमिका नहीं रही। तो यदि हम रियल पॉलिटिक्स की बात करें, यदि हम राष्ट्रीय हितों के दृष्टिकोण से बात करें, तो अब भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उस प्रारंभिक चरण से आगे बढ़ता है
और भारत सोवियत मैत्री संधि होती है 1971 में। 1971 की जो भारत सोवियत मैत्री संधि है, जो कि 1971 से 1991 तक 20 वर्ष के लिए की गई थी, और ये स्पष्ट रूप से इस बात का द्योतक था कि भारत पूरी तरह से सोवियत संघ के एक पक्षधर देश के रूप में सामने आ रहा है। यूनाइटेड नेशंस में सोवियत संघ ने 1965 और 1971 के युद्ध में भारत के लिए बार बार वीटो किया था, और इसी प्रकार से सोवियत संघ के प्रस्तावों का समर्थन करते हुए भारत ने अरब और इजराइल का जो युद्ध था उसमें बार बार सोवियत संघ के ही पक्ष पोषण को अपना महत्व दिया था। इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय राजनीति ने भारत जैसे एक आदर्शवादी देश को इस बात के लिए बाध्य किया कि वो दोनों गुटों में से किसी एक गुट के देश की के साथ मैत्री आयोजित करे ही करे। इस प्रकार से यद्यपि भारत खुलकर के सोवियत संघ के सैनिक गुट का समर्थन तो नहीं बना, किंतु इस मैत्री संधि ने इस बात का मार्ग प्रशस्त कर दिया कि किसी भी एक देश के मित्रता के बिना तीसरी दुनिया के देश का स्वतंत्र रहना संभव नहीं है। 1991 में फिर से ये जो है ये आगे 20 वर्ष के लिए इस मैत्री संधि का और अधिक रिन्यूअल किया गया। इसके आगे यदि हम देखें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में इतनी विविधता आ गई पूरी दुनिया में। ये जो प्रारंभिक देश थे, हम देखते हैं कि यूगोस्लाविया का जो विघटन है, बाल्कनाइजेशन हुआ और ये 5 अलग अलग राज्यों में विभाजित हो गया। भारत की जो स्थिति है वो भी एक दक्षिण एशिया में एक धौंस जमाने वाले देश के रूप में देखी गई, और इस भूमिका को भारत की भूमिका को इस प्रकार से अपमानित करने का जो कार्य है वो चीन ने किया और पाकिस्तान ने किया। इस तरह भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बहुत सकारात्मक भूमिका देने में उस रूप में सफल नहीं हुआ, किंतु फिर भी हम कह सकते हैं कि भारत ने प्रत्येक जितने भी अब तक शिखर सम्मेलन हुए हैं उन शिखर सम्मेलनों में भारत की जो सैद्धांतिक स्थिति है वो बड़ी सुदृढ़ रही है, और सिद्धांत रूप में भारत ने हमेशा ही राष्ट्रवाद का, मानव अधिकारों का और राष्ट्रीय स्वाधीनता सम्मेलनों का, स्वाधीनता संग्राम का, रंग भेद की नीति का इनका बार बार विरोध किया है। और सैद्धांतिक रूप से भारत के नेतृत्व में अन्य देशों का जो मत है वो इस बात का द्योतक है कि वे नव उपनिवेशवाद के सभी रूपों का समर्थन नहीं करते हैं। यदि हम वर्तमान संदर्भ की बात करें तो जो नरेंद्र मोदी का जो एरा है, जो मोदी युग में नेम के प्रति भारत का क्या रुख है, यदि हम इस बात की चर्चा करें तो हमें 2 घटनाओं से इस बात को हम समझ सकते हैं। 2016 में जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, उस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग नहीं लिया, और उस शिखर सम्मेलन में उन्होंने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को भारत का प्रतिनिधित्व करके भेजा। इसी प्रकार से 2019 में जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उस शिखर सम्मेलन में भी भारत के प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया, और उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को उन्होंने वहां पर भाग लेने के लिए भेजा था। तो यह नरेंद्र मोदी की उस नेशनल राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी का ये जो रुख है ये स्पष्ट है कि उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बजाय अपने भारत के वास्तविक हितों को साधने की तरफ अधिक ध्यान दिया, और यह इस बात का भी द्योतक है कि वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भारतीय हितों के लिहाज से अब अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानते, वरन वे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री का पुरानी विदेश नीति से हटते हुए इजराइल को पूर्ण समर्थन देना। प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल की यात्रा की और इजराइल के
राष्ट्राध्यक्ष ने भी भारत की यात्रा की। यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भारत की स्थिति में एक बड़ा यू टर्न है और अब भारत अपने वास्तविक यथार्थ को भूलने के बजाय उस पर अधिक महत्व दे रहा है। इस प्रकार से यद्यपि संख्या की दृष्टि से आज गुटनिरपेक्ष देशों की जो सदस्य संख्या है वो 120 हो चुकी है, किंतु इसके यदि हम क्वालिटेटिवली देखें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने में सफल नहीं है। यदि भारत के दृष्टिकोण से हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी और भारत की अब जो विदेश नीति है वो मुख्यतः द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति को महत्वपूर्ण करने की एक नीति है। चाहे चाइना के संदर्भ में हम बात करें तो भारत एक महत्वपूर्ण स्थिति में आया है और वो चीन के सामने दबने को तैयार नहीं है। हिंद महासागर में उसने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के हिंद महासागर को में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करवाई है। इसी प्रकार से वो आसियान में पर्यवेक्षक का दर्जा उसको हासिल हो सका है। मध्य पूर्व में इजराइल के साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं और अन्य देशों के साथ भी, दक्षिण अफ्रीका के साथ उसके महत्वपूर्ण संबंध हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी किसी भी प्रकार के आदर्श अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विदेश नीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यद्यपि प्रारंभिक दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्थापित करने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण थी, किंतु वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो विभिन्न देश हैं, उन देशों के यथार्थ को देखते हुए भारत को ऐसा लगता है कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आधार पर अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए सोवियत संघ के साथ एक समय में उसके घनिष्ठ संबंध थे, किंतु अब भारत के अमेरिका के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। अमेरिका के साथ वो बहुत अधिक द्विपक्षीय संधियां कर रहा है। इजराइल के साथ उसकी संधियां हुई हैं। इधर पुतिन के साथ भी भारत ने अपने संबंध मजबूत किए हैं और पाकिस्तान को चेक करने के लिए भी जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुए हैं, जो विभिन्न जो उरी का जो हमला हुआ है और उसके बाद में जो पुलवामा अटैक हुआ, ये सारी जो चीजें हैं इससे भारत की स्थिति को समझा जा सकता है। किंतु नटशेल में हम यही कहेंगे कि भारत तीसरी दुनिया का एक महत्वपूर्ण नेतृत्व करने वाला देश है और इस यथार्थ के रहते हुए भी बार बार भारत की सरकार में, भारत के शासन में चाहे कोई भी आए, किंतु जो मूल पंचशील के जो 5 उद्देश्य हैं और बांडुंग में जो तय किए गए जो 10 उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को स्वीकार करते हुए भी राष्ट्रीय हितों के साथ हम कोई भी जो समझौता नहीं करेंगे। इस नीति के आधार पर ही, इसके प्रकाश में ही भारत और गुटनिरपेक्षता को समझा जाना चाहिए।